बगैर किसी दूरबीन और टेलीस्कोप के सिर्फ कागज और कलम की मदद से एक नया प्लेनेट डिस्कवर किया गया। बात 175 साल पहले की है, जब हम मनुष्य टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे थे। लेकिन ये कारनामा फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर और उर्बेन लिवेरियर ने करके दिखाया और पूरी मनुष्य जाति को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इन दोनों महान साइंटिस्ट ने ये कारनामा कैसे किया, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत सर आइजैक न्यूटन के ज़माने से होती है। जब आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, तब अचानक से एक सेब पेड़ से टूटकर नीचे उनके सामने गिर जाता है। उस सेब को देखने के बाद वो बहुत गहरी सोच में पड़ गए। वो इस सोच में डूब गए कि ये सेब बगल में या फिर ऊपर क्यों नहीं गिरा, सीधा इसी जगह पर नीचे ही क्यों आया। इसी के बारे में सोच करते करते उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बना दिया। अगर हम इस लॉ के हिसाब से चले तो स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसके पास ग्रेविटी ज़्यादा होगी और वो अपने तरफ दूसरे छोटे ऑब्जेक्टों को अट्रैक्ट करेगा। और इसी अट्रैक्शन को कुछ और नहीं बल्कि हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। ये ग्रेविटेशनल सिस्टम सिर्फ हमारे दुनिया पर लागू नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स पर लागू होता है। इसे हम आसान भाषा में एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मास सूर्य का है, इसीलिए सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक खास ऑर्बिट में सूर्य के हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा चांद भी अपने ऑर्बिट में पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है। ऐसा इसीलिए होता है कि हमारी पृथ्वी चांद के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ी है और पृथ्वी के ज़्यादा बड़े होने के कारण पृथ्वी के पास ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए वो चांद को अपनी ओर ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करती है। अगर कुछ पलों के लिए मान लिया जाए कि चांद अपने ऑर्बिट में गति नहीं कर रहा, यानी कि चांद अपनी ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, तो इसका नतीजा ये होगा कि चांद हमारी धरती से बहुत तेज़ी से आकर टकरा जाएगा और पूरी धरती को तहस नहस कर देगा। जहाँ धरती की ग्रेविटी चांद को अपनी तरफ खींचती है, वहाँ चांद अर्थ के चक्कर लगाने के कारण चांद के पास एक फोर्स पैदा होती है और वही फोर्स चांद को बाहर की तरफ धकेलने का काम करती है। और इसी फोर्स को हम कुछ और नहीं बल्कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यानी कि अर्थ की ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल हो जाने के कारण ही चांद अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है और इसी मैकेनिज्म को अपनाते हुए सारे ग्रह सूर्य के अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। न्यूटन ने इसी लॉ के बारे में बहुत गहन चिंतन करके ये साबित कर दिया कि पूरा सोलर सिस्टम और यूनिवर्स इसी लॉ को फॉलो करते हुए चलता है। इसके बाद हम आपको 1840 के समय में लेके चलते हैं। इस समय में हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट ग्रह जिसका नाम यूरेनस है वो मौजूद होता है। यूरेनस हमारी धरती से 4 गुना ज़्यादा बड़ा था। यूरेनस को सन 1781 में टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था, लेकिन हमारे साइंटिस्टों को इस प्लेनेट के ऑर्बिट में थोड़ी गड़बड़ महसूस होने लगी। गड़बड़ ये थी कि ये प्लेनेट न्यूटन के लॉ को पूरी तरह से अपना नहीं रहा था। ये अपने ऑर्बिट में एक जगह पर आकर इधर उधर हिलने लगता था और न्यूटन ने बता के रखा था कि पूरा यूनिवर्स ग्रेविटेशनल सिस्टम के ऊपर ही काम करता है। इसके बाद कई सारे साइंटिस्टों ने यूरेनस के ऊपर रिसर्च चालू कर दी। यहाँ पर कई सारे साइंटिस्टों ने यूरेनस के ऊपर रिसर्च चालू की थी, जिसमें से एक साइंटिस्ट का नाम है अर्बन लिवेरियर। वो अपना पूरा टाइम यूरेनस को देखने में ही लगाया करते थे। वो यूरेनस को लेके सब बातें एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन ये बात उनके मन में नहीं बैठ पाती कि जहाँ पर सारा यूनिवर्स ग्रेविटेशनल सिस्टम को फॉलो करता है, वहाँ पर यूरेनस कैसे ग्रेविटेशनल सिस्टम को मात दे सकता है। लिवेरियर का कहना था कि ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है कि जिस पॉइंट पर यूरेनस इधर उधर अपने ऑर्बिट से होना चालू करता है, उसके पास में ही कोई ऐसा ग्रह हो जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स यूरेनस के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि लिवेरियर ने ऐसा कोई भी ग्रह यूरेनस के आसपास नहीं देखा था। इसके बाद कई सारे साइंटिस्टों ने तो न्यूटन के ऊपर ही उंगली उठाना चालू कर दिया। उनका मानना था कि न्यूटन के लॉ में से कुछ न कुछ मिसिंग जरूर है या फिर शायद ये लॉ ही गलत है। लिवेरियर जिसने अपनी सारी ज़िंदगी ग्रह और तारों के बारे में रिसर्च करते हुए गुजार दी, वो इसी बात पर डटे रहे कि न्यूटन का लॉ बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। ज़रूर हमसे ही कोई गलती हो रही है जो हम अभी तक देख नहीं पाए हैं। उनका अभी भी यही मानना था कि यूरेनस को कोई दूसरा ग्रह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
वो अपनी बात पर डटे रहे और उन्होंने अपनी खोज को जारी रखा। 23 सितंबर 1846 को लेवेरियर तारों की तरफ देखकर गहन सोच में डूबे हुए थे। तभी उन्होंने एक कागज पेन उठाया और एक लंबी कैलकुलेशन करने में गुप्त हो गए। जब कैलकुलेशन का रिजल्ट आया तो लेवेरी ने वीनस के पास एक पॉइंट को पिन किया। उनका कहना था कि उस पॉइंट पर यूरेनस के करीब जरूर कुछ न कुछ मौजूद है। लेवेरी ने उस सीक्रेट प्लेनेट का मास भी कैलकुलेट किया और ये भी बताया कि इसका मास यूरेनस के बराबर है। जब लेवेरी ने रिसर्च पेपर को पब्लिक कर दिया तो दूसरे एस्ट्रोनॉमर ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि यूरेनस के पास ऐसा कोई भी प्लेनेट मौजूद नहीं था। इसके बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए अपनी सारी डिटेल बर्लिन में मौजूद खास तरह की ऑब्जर्वेटरी को भेजी। बर्लिन में मौजूद ऑब्जर्वेटरी उस समय की बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी मानी जाती थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि स्पेस में इस खास जगह पर यूरेनस के पास किसी ताकतवर टेलीस्कोप से देखा जाए। बर्लिन के डॉक्टर जॉन गॉटफ्राइड गिल ने उस खास जगह पर देखा तो उन्हें स्पेस के अलावा वहां पर कुछ भी नज़र नहीं आया। जब डॉक्टर जॉन ने वहां पर ध्यान से फोकस करके देखा तो वहां पर सच में एक ग्रह चमक रहा था और वो नया ग्रह उसी जगह पर था जिस जगह पर डॉक्टर लेवेरी ने बताया था। और इस ग्रह का साइज बिल्कुल यूरेनस के साइज की तरह था, यानी कि लेवेरी की कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। यानी कि ये ग्रह इतना बड़ा था कि इसमें 4 धरती समा सकती है। इसी के साथ सोलर सिस्टम का 8वां प्लेनेट ढूंढा जा चुका था, जिसे आज हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। नेपच्यून वो पहला प्लेनेट है जिसे किसी टेलीस्कोप की मदद से नहीं बल्कि कागज और कलम की मदद से ढूंढा गया। ये प्लेनेट लेवेरी के पहले मशहूर टेलीस्कोप के निर्माता गैलीलियो के द्वारा भी देखा गया था, लेकिन गैलीलियो हमेशा से इसे एक स्टार माना करते थे। गैलीलियो ने उसे अपनी कई सारी ड्राइंग में भी मेंशन किया था और यही वजह है कि इसे ढूंढने का सारा क्रेडिट गैलीलियो के बजाय लेवेरी के पास जाता है। नेपच्यून को डिस्कवर करने का क्रेडिट तो उन्हें मिल चुका था, लेकिन वो हमेशा से चाहते थे कि इस प्लेनेट का नाम उनके नाम लेवेरियर पर रखा जाए। लेकिन उस समय में प्लेनेट का नाम देवताओं के नाम पर रखे जाते थे, इसलिए कई लोगों को लेवेरी का नाम उस प्लेनेट से जुड़ता हुआ ठीक नहीं लगा और सभी की सहमति के बाद इस नए प्लेनेट का नाम रोमन के देवता नेपच्यून के नाम पर रखा गया। 1989 में पहली बार नेपच्यून के पास से नासा का वायेजर 2 गुजारा गया। वायेजर 2 के वहां से गुजारने के वक्त वायेजर 2 ने कई सारी नेपच्यून की पिक्चर क्लिक की। तब से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी वाला ग्रह बन गया है। इसकी दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूरज से अर्थ की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जबकि नेपच्यून की दूरी 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सूरज से इतनी ज़्यादा दूर होने के कारण इसका टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस रहता है। नासा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा बर्फ का गोला है जिसके अंदर हमेशा तूफान चलते रहता है। ये ऐसे तूफान होते हैं जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर तक होती है। यूरेनस का एक साल अर्थ के 165 सालों के बराबर है। नेपच्यून की खोज कैलकुलेशन के द्वारा लेवेरी ने की थी, जो आज हमारे बीच जिंदा नहीं है, लेकिन पेरिस में उनकी कब्र के ऊपर नेपच्यून की आकृति बना दी है, जिससे हम इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।